स्वागत है आपका 0 से 1 करोड़ की इस प्रेरणादायक ऑडियो बुक में। यह वो सफ़र है जहां एक आम इंसान अपने सपनों को हकीकत में बदलता है। हर अध्याय आपको कि कैसे सोच बदलो तो जिंदगी बदल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफ़र का 13 अध्याय। अध्याय 13, कर बचत का चक्रव्यूह। जो कमाते हैं उसे सुरक्षित रखना। दो करदाताओं की इन योजना बनाना कैसे लाभदायक होता है। फिनकॉर्प सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की कॉफ़ी मशीन कई चीज़ों का मूक पर्यवेक्षक, डेडलाइन पूरी होने और की प्रोजेक्ट की जीत और क्लाइंट की निराशा की, और सबसे महत्वपूर्ण रूप से अपने कर्मचारियों के वित्तीय जीवन की। इसके सबसे लगातार आगंतुकों में से दो प्रिया और रीना थी। दोनों वरिष्ठ सॉफ्टवेयर डेवलपर थी। दोनों की सालाना सैलरी 18 लाख थी। वे कई मायनों में एक दूसरे की प्रतिरूप थी, तेज, समर्पित और महत्वाकांक्षी। फिर भी हर साल मार्च आते आते उनकी वित्तीय अवनाटकीय रूप से अलग हो जाती थी। यह अंतर किस्मत का मामला नहीं था, यह डिज़ाइन का मामला था। रीना का टैक्स के प्रति दृष्टिकोण बेहतर शब्द के अभाव में था। साल के 10 महीनों के लिए टैक्स एक अमूर्त अवधारणा थी, एक काल्पनिक कटौती जो जादुई रूप से उसके हाथ में आने वाले वेतन को कम कर देती थी। जनवरी के आखिरी सप्ताह में यह केवल एक भयावह, आग उगलने वाला अजगर बन गया। घबराहट होने लगती। उसके पिता, दोस्तों और उन सभी लोगों को बेतहाशा कॉल किए जाते जिन्होंने कभी निवेश शब्द का उच्चारण किया था। उसका ब्राउज़र इतिहास, आखिरी मिनट में टैक्स कैसे बचाए, त्वरित टैक्स बचत निवेश, और क्या पीपीएफ में निवेश करने के लिए बहुत देर हो चुकी है, कि अव्यवस्थित गड़बड़ी में बदल जाता। उसकी योजना एक पागल और जैसी उथल पुथल थी। वह एजेंट के इन कर बचत के वादे से एक जीवन बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए दौड़ पड़ती थी, जिसे वह मुश्किल से समझ पाती थी। वह इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ELSS फंड में एकमुश्त निवेश करती थी, जिसे उसके प्रदर्शन या दर्शन के आधार पर नहीं चुना जाता था, बल्कि इसलिए चुना जाता था क्योंकि यह प्रायोजित विज्ञापन में सबसे पहले दिखाई देने वाला फंड था। वह अपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF खाते में एक बार में अधिकतम स्वीकार्य राशि डाल देती थी, जिससे अगले महीने के लिए उसके पास नकदी का प्रवाह कम हो जाता था। वह अपना किराया बैंक ट्रांसफ़र के जरिए कथी, लेकिन अपने मकान मालिक से रसीदें लेने की कभी जहमत नहीं उठाती थी। नेशनल पेंशन सिस्टम NPS की अवधारणा बहुत जटिल लगती थी, जिसे अगले साल खोजा जाना था। जब तक वह अपना रिटर्न दाखिल करती, रीना को उपलब्धि का खोखला एहसास होता। उसने कुछ कर बचाया था, हाँ, लेकिन यह प्रक्रिया तनावपूर्ण थी। उसके निवेश विकल्प इष्टतम थे और उसका समग्र वित्तीय स्वास्थ्य अनिश्चित था। इस अंतिम क्षण की हड़बड़ी के बाद भी उसका कर भुगतान काफ़ी था। उसकी मेहनत से कमाई गई राशि का एक बड़ा हिस्सा कानूनी और अपरिवर्तनीय रूप से भारत के समेकित कोष में चला गया। उसके पास अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों, यूरोप में छुट्टी, कार के लिए डाउन पेमेंट के लिए जो अतिरिक्त बचत बची थी, वह उसकी उम्मीद से काफ़ी कम थी। वह आह भरती, अपनी कॉफ़ी पीती और खुद से वादा करती, अगले साल मैं अप्रैल से शुरू करूँगी। लेकिन अगला साल कभी नहीं आया। दूसरी ओर प्रिया ने कर नियोजन को मौसमी काम के रूप में नहीं बल्कि साल भर चलने वाली रणनीति के रूप में लिया। उनकी यात्रा जनवरी में शुरू नहीं हुई, यह नए वित्तीय वर्ष के पहले दिन 1 अप्रैल को शुरू हुई। उनके लिए कर एक राक्षस नहीं था जिसे मारना था, बल्कि महाभारत से एक चक्रव्यूह, एक जटिल पहेली थी जिसे सही ज्ञान के साथ नेविगेट और जीता जा सकता था। उसका लक्ष्य सरल और शक्तिशाली कानूनी रूप से अपनी कर देयता को कम करना, जिससे उसके निवेश योग्य अधिशेष को अधिकतम किया जा सके। अप्रैल के पहले सप्ताहांत में प्रिया अपने वित्तीय ब्लूप्रिंट सत्र के लिए बैठती थी। वह अपने वेतन ढांचे, अपने अनिवार्य कर्मचारी भविष्य निधि EPF कटौती और वर्ष के लिए अपने नियोजित खर्चों पर नज़र डालती थी। उसकी रणनीति स्तंभों पर बनी थी, न कि घबराहट पर। पहला स्तंभ धारा NC था। उसे पता था कि सीमा ₹1.50 थी। उसका EPF योगदान पहले से ही इसका एक हिस्सा पूरा कर चुका था। आखिरी समय में भागदौड़ करने के बजाय
उसने एक अच्छी तरह से शोध किए गए ELSS फंड में 7,500 रुपया का मासिक व्यवस्थित निवेश योजना सीप स्थापित किया। इससे न केवल निवेश प्रक्रिया आसान और अनुशासित हुई, बल्कि उसे रुपए की लागत औसत का लाभ भी मिला। उसने अपने PPF खाते में भी लगातार योगदान दिया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि वित्तीय झटके के बिना वर्ष के अंत तक यह अधिकतम हो जाए। दूसरा स्तंभ उसका स्वास्थ्य था। उसने खुद को और अपने पति को कवर करने वाली फैमिली फ्लोटर स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए प्रीमियम का भुगतान किया, धारा NCD के तहत कटौती का दावा किया। उसने अपने माता पिता की पॉलिसी के लिए भी प्रीमियम का भुगतान किया, जो वरिष्ठ नागरिक थे, जिससे उसे उच्च कटौती का दावा करने की अनुमति मिली। यह केवल कर बचत उपकरण नहीं था, यह एक गैर वित्तीय ढाल था। तीसरा स्तंभ उनकी सेवानिवृत्ति थी। प्रिया ने एक ब्याज की शक्ति और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के अनूठे कर लाभ को समझा। NCC की सीमा से परे, उन्होंने स्वेच्छा से अपने NPS खाते में 50,000 रुपया का योगदान दिया, धारा NC 1B के तहत विशेष अतिरिक्त कटौती का दावा किया। यह उनका गुप्त हथियार था, उनकी आय का अतिरिक्त 50,000 रुपया जो तुरंत कर से मुक्त हो गया। उसका चौथा स्तंभ उसका किराया था। मेट्रो शहर में रहते हुए वह जानती थी कि उसका हाउस रेंट अलाउंस HRA एक महत्वपूर्ण कर बचत लीवर था। उसने अपने मकान मालिक से मासिक किराए की रसीदें सावधानीपूर्वक एकत्र की और एक उचित किराया समझौता किया। उसने वर्ष की शुरुआत में अपने HRA छूट की गणना की, इसलिए उसे ठीक से पता था कि उसके HRA घटक का कितना हिस्सा कर मुक्त होगा। अंत में, उसने एक छोटे से अपार्टमेंट के लिए होम लोन लिया था जिसे उसने किराए पर दिया था। उसने मूलधन की अदायगी पर ध्यानपूर्वक नज़र रखी, जो उसकी NCC की राशि में जुड़ गया, और ब्याज का भुगतान किया, जिसे वह अपनी गृह संपत्ति आय से कटौती के रूप में दावा कर सकती थी। इस व्यवस्थित, साल भर के दृष्टिकोण का परिणाम? जब मार्च आया, तो प्रिया शांत थी। कोई घबराहट नहीं थी, कोई बेचैन कॉल नहीं थी। उसके सभी दस्तावेज एक फोल्डर में व्यवस्थित थे। उसके निवेश मजबूरी में ले गए निर्णय नहीं थे, बल्कि उसके दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप जानबूझकर किए गए विकल्प थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका कर भुगतान रीना के कर भुगतान का एक अंश था। चलिए इसे संख्याओं में बताते हैं। जबकि दोनों ने 18 रुपया लाख कमाए, रीना के उन्मत्त, अंतिम समय के प्रयासों ने उनकी कर योग्य आय को शायद 16 रुपया लाख तक कम कर दिया। प्रिया ने हर उपलब्ध कानूनी प्रावधान का व्यवस्थित रूप से उपयोग करके HRA, पूरी तरह से उपयोग किया गया NCC 80 CCD 1B के तहत अतिरिक्त NPS लाभ, और उसका NCD दावा अपनी कर योग्य आय को 13 रुपया लाख के करीब कम कर दिया था। उनकी कर देयता में अंतर कुछ हजार रुपये नहीं था, यह 1 लाख से भी ज्यादा था। वह अतिरिक्त लाख प्रिया की विजय निधि थी। यह कर चक्रव्यूह से उसके रणनीतिक मार्गदर्शन का मूर्त परिणाम था। यह उसकी नई कार के लिए अग्रिम भुगतान था। यह एक छोटे से ऑनलाइन व्यवसाय के लिए बीज पूंजी थी जिसे वह शुरू कर रही थी। यह एक वित्तीय दायित्व को वित्तीय अवसर में बदलने के लिए उसका पुरस्कार था। फिनकॉर्प सॉल्यूशंस की कॉफ़ी मशीन ने अपनी खामोशी से निगरानी जारी रखी। उसने देखा कि रीना तनाव में थी और अपने टैक्स बिल के बारे में शिकायत कर रही थी, और प्रिया शांति से अपने निवेश पोर्टफोलियो के प्रदर्शन पर चर्चा कर रही थी। दोनों ने ही उतनी ही मेहनत की, लेकिन उनमें से एक ने अपने पैसे से और भी ज्यादा मेहनत करवाई। प्रिया और रीना की कहानी एक सरल लेकिन गहरा सबक है। व्यक्तिगत वित्त की दुनिया में टालमटोल करने वाले को कीमत चुकानी पड़ती है, जबकि योजना बनाने वाले को पुरस्कार मिलते हैं। सवाल यह है कि आप कौन बनना चाहेंगे? कर बचत के वर्णमाला सूप को समझना। जो लोग आयकर अधिनियम के बारे में नहीं जानते, उन्हें ये वर्णमाला सूप जैसा लग सकता है। NCC, NCD, 24B और HRA जैसे अक्षरों और संख्याओं का एक उलझन भरा जाल। इससे अभिभूत होना और ध्यान देना आसान है, लेकिन इन धाराओं को रहस्यमय नियमों के रूप में नहीं, बल्कि सरकार की ओर से आमंत्रण के रूप में सोचें। वे कानूनी, नैतिक और शक्तिशाली उपकरण हैं जो आपको बचत करने, निवेश करने और अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
इन एओ को स्वीकार करके आप एक साथ दो महत्वपूर्ण लक्ष्य प्राप्त करते हैं। आप अपने लिए धन अर्जित करते हैं और आप अपने द्वारा चुकाए जाने वाले कर की राशि को कम करते हैं। आइए इन धाराओं में से सबसे महत्वपूर्ण को एक एक करके स्पष्ट करें और उस भ्रामक सूप को एक स्पष्ट कार्रवाई योग्य मेनू में बदल दें। धारा 80 आपकी कर योजना का आधार। धारा 80 अधिकांश वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए कर नियोजन की आधारशिला है। यह सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से जाना जाने वाला खंड है जो आपको अपनी सकल कर योग्य आय को 1,50,000 रुपया तक कम करने की अनुमति देता है। इसे एक विशेष टोकरी के रूप में सोचें जहां आप कुछ सरकारी स्वीकृत निवेश और व्यय रख सकते हैं। आप इस टोकरी में जो कुछ भी डालते हैं, ₹1.50 लाख की सीमा तक, आपके कर की गणना से पहले आपकी आय से घटा दिया जाता है। यह एक प्रत्यक्ष और पर्याप्त बचत है। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने एनसीसी साधनों को इनसे चुनें, उन्हें अपने वित्तीय लक्ष्यों के साथ संरेखित करें, न कि केवल अपनी कर बचत आवश्यकताओं के साथ। कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ और स्वैच्छिक भविष्य निधि यह आपकी एनसीसी बचत का स्वचालित हिस्सा है। आपके ईपीएफ खाते में आपका अनिवार्य योगदान आपके मूल वेतन का 12% इस कटौती के लिए योग्य है। इससे पहले कि आप योजना बनाना शुरू करें, आपकी एनसीसी टोकरी का एक हिस्सा पहले से ही भरा हुआ है। यदि आप रिटायरमेंट के लिए अधिक बचत करना चाहते हैं, तो आप वीपीएफ के माध्यम से अधिक योगदान कर सकते हैं और वह अतिरिक्त राशि भी एनसीसी के अंतर्गत शामिल हो जाती है। यह बचत करने का एक सुरक्षित, स्थिर और अनुशासित तरीका है। सार्वजनिक भविष्य निधि पीपीएफ एक सरकारी समर्थित, दीर्घकालिक बचत योजना है जो कई जोखिम विरोधी निवेशकों के लिए पसंदीदा है। अर्जित ब्याज कर मुक्त है, परिपक्वता राशि कर मुक्त है और निवेश स्वयं एनसीसी के तहत कटौती योग्य है। इसमें 15 साल की लॉक इन अवधि है, जो इसे सेवानिवृत्ति या बच्चे की शिक्षा जैसे दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए एक उत्कृष्ट उपकरण बनाती है। आप प्रति वर्ष ₹500 से लेकर अधिकतम 1,50,000 रुपया तक निवेश कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि साल के अंत में बड़ी रकम डालने के बजाय लगातार निवेश करते रहें। इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम ELSS अगर आप बाजार के कुछ जोखिम से सहज हैं और कर बचत के साथ साथ धन सृजन की तलाश कर रहे हैं, तो ELSS आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। यह विविध म्यूचुअल फंड है जिनकी वैधानिक लॉक इन अवधि केवल 3 साल है। सभी एनसीसी विकल्पों में सबसे कम धन सृजन की संभावना और कम लॉक इन का यह संयोजन उन्हें अत्यधिक आकर्षक बनाता है। मार्च में एकमुश्त निवेश के बजाय एक अच्छी तरह से शोध किए गए ELSS फंड में मासिक व्यवस्थित निवेश योजना सीप एक अधिक विवेकपूर्ण दृष्टिकोण है। यह आपके निवेश को अनुशासित करता है और आपको बाजार की अस्थिरता को औसत करने में मदद करता है। जीवन बीमा अपने जीवनसाथी या अपने बच्चों के लिए जीवन बीमा पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान करना भी एनसीसी कटौती के लिए योग्य है। हालांकि सावधानी का एक केवल कर बचाने के लिए बीमा न खरीदें। बीमा का प्राथमिक आपकी अनुपस्थिति में आपके आश्रितों के लिए वित्तीय सुरक्षा जाल प्रदान करना है। एक टर्म प्लान चुनें जो आपको कम प्रीमियम पर उच्च कवर प्रदान करता है। बीमा और निवेश जैसे पारंपरिक EOA या मनी बैंक प्लान को मिलाने से बचें जब तक कि वे विशेष रूप से आपकी जोखिम उठाने की क्षमता और वित्तीय लक्ष्यों के साथ संरेखित न हो, क्योंकि वे अक्सर कम कवर और घटिया रिटर्न प्रदान करते हैं। गृह ऋण मूलधन का अगर आपने होम लोन लिया है, तो आपकी समान मासिक किस्त EMI का मूलधन भाग धारा 80 के तहत कटौती के लिए पात्र है। अधिकांश लोगों के लिए उनके ऋण के शुरुआती वर्षों में ब्याज घटक मूलधन से बहुत अधिक होता है। हालांकि जैसे जैसे साल बीतते हैं, मूलधन घटक बढ़ता जाता है, जो आपकी एनसी टोकरी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भर देता है। अन्य राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र NSC 5 वर्षीय कर बचत सावधि जमा और सुकन्या समृद्धि योजना बालिका के लिए जैसे कई अन्य साधन भी एनसी के दायरे में आते हैं। चुनाव आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं, जोखिम प्रोफाइल और वित्तीय लक्ष्यों पर निर्भर करता है। रणनीति यह है कि पहले अपने अनिवार्य EPF कटौती का हिसाब रखें,
फिर देखें कि 1,50,000 रुपया की सीमा में से कितना हिस्सा बचा है। फिर आप पीपीएफ, ईएलएसएस और अन्य विकल्पों के स्मार्ट मिश्रण से अंतर को भर सकते हैं जो आपके लिए सबसे उपयुक्त हो। धारा 80 अपने स्वास्थ्य और धन की सुरक्षा। जबकि एनसीसी आपको धन संचय करने में मदद करता है, धारा 80D आपको इसे सुरक्षित रखने में मदद करती है। एक चिकित्सा आपातकाल वर्षों की बचत को खत्म कर सकता है। स्वास्थ्य बीमा कोई विकल्प नहीं है, यह एक आवश्यकता है। सरकार इसे पहचानती है और भुगतान किए गए प्रीमियम पर कटौती की पेशकश करके आपको बीमा करवाने के लिए प्रोत्साहित करती है। अपने लिए, जीवनसाथी के लिए तथा आश्रित बच्चों के लिए आप स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर प्रति वर्ष 25,000 रुपया तक की कटौती का दावा कर सकते हैं। इसमें निवारक स्वास्थ्य जांच के लिए 5,000 रुपया तक की उक्त सीमा भी शामिल है। माता पिता के लिए आप अपने माता पिता के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए अतिरिक्त कटौती का दावा कर सकते हैं। यदि आपके माता पिता 60 वर्ष से कम आयु के हैं, तो सीमा 25,000 रुपया है। यदि वे वरिष्ठ नागरिक 60 वर्ष या उससे अधिक है, तो यह सीमा बढ़कर 50,000 रुपया हो जाती है। इसका मतलब है कि 60 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, जो अपने और अपने वरिष्ठ नागरिक माता पिता के लिए प्रीमियम का भुगतान करता है, वह 75,000 रुपया, 25,000 रुपया वत्ता 50,000 रुपया तक की कुल कटौती का दावा कर सकता है। यह एक ऐसे खर्च पर एक बड़ी बचत है जो आपकी वित्तीय भलाई के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है। हमेशा याद रखें, कर लाभ एक बोनस है, असली पुरस्कार वह मानसिक शांति है जो पर्याप्त रूप से बीमा होने के साथ आती है। धारा 80(1)(b) एनपीएस सुपर सेव। यह शायद सबसे कम इस्तेमाल किया जाने वाला लेकिन एक समझदार कर योजनाकार के लिए सबसे शक्तिशाली अनुभाग है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस एक सेवानिवृत्ति केंद्रित निवेश योजना है, जबकि एनपीएस में योगदान भी धारा 80C के तहत कटौती के लिए पात्र है। धारा 80(1)(b) प्रदान करता है अतिरिक्त अनन्य 50,000 रुपये तक की कटौती। यह धारा 80 की ₹1.50 लाख की सीमा से अलग है। अपने एक एनपीएस खाते में 50,000 रुपया का योगदान करके आप अपनी कर योग्य आय को सीधे 50,000 रुपया तक कम कर सकते हैं। यह कर बचत के लिए एक सीधा रास्ता है जो किसी अन्य निवेश के साथ अपनी सीमा को टकराता या साझा नहीं करता है। 30% कर में आने वाले किसी व्यक्ति के लिए यह एकल निवेश 15,000 रुपया प्लस सेस की प्रत्यक्ष कर बचत में तब्दील हो जाता है। यह आपके रिटायरमेंट कॉपस और आपके इनहैंस सैलरी दोनों को बढ़ाने का एक सरल, प्रभावी तरीका है। एचआरए हाउस रेंट अलाउंस आपका किराया आपको टैक्स बचा सकता है। यदि आप किराए के घर में रहने वाले वेतनभोगी व्यक्ति हैं और एचआरए आपके वेतन ढांचे का हिस्सा है, तो आप इसके लिए छूट का दावा कर सकते हैं। ये छूट नई कर व्यवस्था में उपलब्ध नहीं है, जिससे यह पुराने बनाम नए निर्णय में एक महत्वपूर्ण कारक बन जाता है। आप जिस एचआरए छूट का दावा कर सकते हैं, वह राशि है A3 में 1. आपके नियोक्ता से प्राप्त वास्तविक एचआरए। 2. आपके द्वारा भुगतान किया गया वास्तविक किराया आपके मूल वेतन का 10% घटाया गया, साथ ही महंगाई भत्ता, यदि कोई हो। 3. यदि आप मेट्रो शहर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में रहते हैं तो आपके मूल वेतन प्लस का 50% या यदि आप गैर मेट्रो शहर में रहते हैं तो 40%। गणना थोड़ी मुश्किल लग सकती है, लेकिन ज़्यादातर ऑनलाइन टैक्स कैलकुलेटर इसे आपके लिए कुछ सेकंड में कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपके पास वैध रेंट एग्रीमेंट हो और सुनिश्चित करें कि आपके पास किराए के भुगतान का सबूत हो, खासकर अगर आपका सालाना किराया 1 लाख रुपया से ज़्यादा है, तो आपको अपने मकान मालिक का पैन ज़रूर देना चाहिए। कागजी कार्रवाई में आलस के कारण इस बहुमूल्य छूट को हाथ से न जाने दें। गृह ऋण संपत्ति का निर्माण, कर की बचत। घर का मालिक होना कई लोगों का सपना होता है और सरकार इसे आसान बनाने के लिए महत्वपूर्ण कर लाभ प्रदान करती है। होम लोन एमई के 2 घटक होते हैं, मूलधन और ब्याज। दोनों अलग अलग कर कटौती प्रदान करते हैं। मूलधन कर, जैसा कि पहले चर्चा की गई है,
आपकी ईएमआई का मूल भाग धारा 80 के अंतर्गत 1.5 लाख रुपये की समग्र सीमा तक कटौती के लिए योग्य है। ब्याज भुगतान धारा 24B यह बड़ा लाभ है। आप अपने कब्जे वाली संपत्ति के लिए अपनी ईएमआई के ब्याज वाले हिस्से पर प्रति वर्ष 2 लाख रुपया तक की कटौती का दावा कर सकते हैं। यदि संपत्ति किराए पर दी गई है तो वर्ष के दौरान भुगतान किए गए पूरे ब्याज को किराए की आय के विरुद्ध कटौती के रूप में दावा किया जा सकता है। ये दोहरे लाभ होम लोन को आपके लिए सबसे अधिक कर कुशल एओं में से एक बनाते हैं। यह आपको एक दीर्घकालिक परिसंपत्ति बनाने में मदद करता है, साथ ही आपके वार्षिक कर व्यय को भी काफ़ी कम करता है। इस वर्णमाला सूप को समझकर और रणनीतिक रूप से उपयोग करके आप उच्च करों के खिलाफ एक मजबूत बचाव का निर्माण कर सकते हैं। यह खामियों को खोजने के बारे में नहीं है, यह सरकार अब आपके लिए बनाए गए वैध मार्गों का उपयोग करने के बारे में है। यह वित्तीय दायित्व को धन निर्माण के अवसर में बदलने के बारे में है। नई व्यवस्था बनाम पुरानी अब एक सरल विकल्प। भारत में करदाताओं को हर साल सबसे महत्वपूर्ण निर्णय पुरानी और नई कर व्यवस्था के बीच चयन करना होता है। कर प्रणाली को सरल बनाने के लिए शुरू की गई नई व्यवस्था कम, अधिक आकर्षक कर दरें प्रदान करती है, लेकिन इसके लिए आपको उन अधिकांश लोकप्रिय और को छोड़ना पड़ता है जिनकी हमने अभी चर्चा की है। दूसरी ओर, पुरानी व्यवस्था में दरें अधिक है, लेकिन आपको एनसीसी, एनसीडी, एचआरए और गृह ऋण ब्याज के तहत कई तरह की ओ का दावा करने की अनुमति मिलती है। वित्तीय वर्ष 2023-24, मूल्यांकन वर्ष 2024-25 से नई कर व्यवस्था लागू होगी। गलती एवं इसका मतलब है कि अगर आप स्पष्ट रूप से पुरानी व्यवस्था को चुनने का विकल्प नहीं चुनते हैं, तो आप पर नई व्यवस्था के अनुसार कर लगाया जाएगा। इसलिए सूचित विकल्प बनाना पहले से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह निर्णय सभी के लिए एक जैसा नहीं है। यह पूरी तरह से आपकी आय, आपके खर्चों और आपकी निवेश आदतों पर निर्भर करता है। आइए इसे एक सरल, तार्किक प्रक्रिया में तोड़ते हैं। मुख्य व्यापार बंद को समझना। मूल विकल्प यह है, नई कर व्यवस्था, कर की दरें कम है, लेकिन आप लगभग 70 अलग अलग छूट और ओ से वंचित हैं। इसमें संपूर्ण धारा 80 बास्केट ईपीएफ, पीपीएफ, ईएलएसएस, जीवन बीमा धारा 80D, स्वास्थ्य बीमा, कर छूट और स्व कब्जे वाली संपत्ति के लिए गृह ऋण ब्याज पर कटौती शामिल है। एकमात्र महत्वपूर्ण कटौती जो बची है वह है आपके एनपीएस खाते में नियोक्ता का योगदान धारा 80B के तहत और 50,000 रुपया की मानक कटौती। वित्तीय वर्ष 2023-24 और उसके बाद इस सौदे को उच्च बुनियादी छूट सीमा और अधिक अनुकूल, साथ ही एक बढ़ी हुई मानक कटौती के साथ और भी बेहतर बनाया गया है। पुरानी कर अब उच्च कर दरें, लेकिन आपको अपनी सभी पसंदीदा कटौती मिलती है। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास गृह ऋण है, मेट्रो शहर में उच्च किराया चुकाते हैं, एनसीसी उपकरणों में लगन से निवेश करते हैं और स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान करते हैं, तो पुरानी व्यवस्था आपके लिए सोने की खान हो सकती है। आपकी कटौती का मूल्य संभावित रूप से आपकी कर योग्य आय को इतना कम कर सकता है कि आपका अंतिम कर व्यय नई व्यवस्था की कम दरों के तहत होने वाले कर से कम हो जाएगा। त्वरित निर्णय के लिए एक नियम। यद्यपि दोनों व्यवस्थाओं के अंतर्गत आपकी कर देयता की गणना करना ही एकमात्र अचूक तरीका है, फिर भी एक सरल नियम आपको एक मजबूत संकेत दे सकता है। एक वर्ष में आप जितनी ओ का दावा कर सकते हैं, उनका कुल मूल्य गणना करें। इन्हें जोड़ें, आपकी एचआरए छूट, आपकी संपूर्ण एनसीसी बास्केट। क्या आप हर साल धारा 80 के तहत 1.5 लाख रुपये की सीमा का पूरा उपयोग करते हैं? हाँ नहीं, इसमें आपका ईपीएफ, पीपीएफ, ईएलएसएस, बीमा प्रीमियम आदि शामिल है। यदि आप एक अनुशासित निवेशक हैं, तो आप इसके लिए कर लाभ प्राप्त करना चाहेंगे। 4. क्या आप अपने या अपने माता पिता के लिए चिकित्सा बीमा का भुगतान करते हैं? हाँ नहीं, धारा 80D के तहत कटौती एक अन्य लाभ है जिसे आपको छोड़ना होगा। 5. क्या आप धारा 80(1)B कटौती का दावा करने के लिए एनपीएस में अतिरिक्त 50,000 रुपया का निवेश करते हैं? हाँ नहीं, यह एक शक्तिशाली,
विशिष्ट कटौती है जो केवल पुरानी व्यवस्था में ही उपलब्ध है। अपने इसको की अव 4-5। हाँ, पुरानी कर व्यवस्था निश्चित रूप से आपके लिए बेहतर विकल्प है। कटौती से आपकी कर बचत संभवतः नई व्यवस्था में कम दरों के लाभ से अधिक होगी। बेटी 3। हाँ, उत्तर यह गृह क्षेत्र है। आपको दोनों और के तहत अपने कर की गणना अवश्य करनी चाहिए। आपका निर्णय आपकी कटौती की मात्रा पर निर्भर करेगा। उदाहरण के लिए, एक बड़ा गृह ऋण ब्याज अपने आप में निर्णय को बदलने के लिए पर्याप्त हो सकता है। 0-1। हाँ, उत्तर नई कर व्यवस्था आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प है। आपके पास दावा करने के लिए बहुत कम कटौती है, इसलिए आप कम सरल कर संरचना का लाभ उठा सकते हैं। यह 1,50,000 रुपया आपका एनसीडी दावा मान लें 25,000 रुपया 80 CCD 1B के अंतर्गत आपका अतिरिक्त NPS अंशदान 50,000 रुपया और आपका गृह ऋण ब्याज 2 लाख रुपया तक। सामान्य दिशानिर्देश के अनुसार, यदि आपकी ओ की कुल राशि अधिक है, सामान्यतः 3.75 लाख रुपया या उससे अधिक, तो पुरानी कर व्यवस्था आपके लिए अधिक लाभकारी होगी। यह संख्या क्यों? क्योंकि इन ओ का मूल्य इतना महत्वपूर्ण होना चाहिए कि पुरानी व्यवस्था की उच्च कर दरों की भरपाई हो सके। यदि आपकी दावा योग्य कटौती कम है, उदाहरण के लिए, यदि आप युवा हैं, आपके पास गृह ऋण नहीं है, अपने माता पिता के साथ रहते हैं और आपने भारी निवेश करना शुरू नहीं किया है, तो हो सकता है कि पुरानी व्यवस्था को सार्थक बनाने के लिए आपके पास पर्याप्त कटौती न हो। उस स्थिति में नई व्यवस्था की सीधी कम दर वाली संरचना के परिणामस्वरूप कम कर भुगतान की संभावना होगी। आपके चयन के लिए एक सरल चेकलिस्ट। अधिक संरचित निर्णय लेने के लिए अपने आप से निम्नलिखित प्रश्न पूछें। जितनी बार आप हाँ का उत्तर देंगे, उतना ही आपके लिए अपने निर्णय पर अड़े रहने का मामला मजबूत होगा। पुरानी कर व्यवस्था। 1। क्या आपके पास गृह ऋण है? हाँ नहीं, ब्याज पर 2 लाख रुपये तक की कटौती एक बढ़त, जो पुरानी व्यवस्था में केवल स्वयं के कब्जे वाली संपत्ति के लिए ही उपलब्ध था। 2। क्या आप किराए के मकान में रहते हैं और क्या HRA आपके वेतन का हिस्सा है? हाँ नहीं, उच्च किराया, विशेष रूप से मेट्रो शहर में, महत्वपूर्ण कर छूट की ओर ले जाता है, जिसे आप नई व्यवस्था में खो देंगे। कम परेशानी प्रदान करता है और संभवतः आपकी जेब में अधिक पैसा छुड़ेगा। व्यवस्थाओं के बीच चयन करने की स्वतंत्रता बिना व्यवसाय आय वाले लोगों के लिए एक वार्षिक अभ्यास है। आपकी परिस्थितियां बदल सकती है। आप होम लोन ले सकते हैं या आपका वेतन बढ़ सकता है, जिससे कुछ कटौती अधिक मूल्यवान हो सकती है। इसलिए आपको कभी भी यह नहीं मानना चाहिए कि इस वर्ष आप जो चुनाव करेंगे वह आने वाले सभी वर्षों के लिए सही होगा। अपना रिटर्न दाखिल करने से पहले एक त्वरित गणना समय का एक छोटा सा निवेश है जो महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ दे सकता है। एओ के लेकर एओई अनुमानित कराधान की शक्ति। काम की दुनिया बदल रही है। अधिक से अधिक पेशेवर अपना खुद का मालिक बनना चुन रहे हैं। फ्रीलांसर, सलाहकार और स्वतंत्र ठेकेदार के रूप में अपने कौशल की पेशकश कर रहे हैं। जबकि स्वतंत्रता उत्साहजनक है, यह आपके स्वयं के वित्त और करों के प्रबंधन की जिम्मेदारी के साथ भी आता है, जो कि वेतन पर्ची और कॉर्पोरेट लेखा विभाग के मार्गदर्शन के बिना कठिन लग सकता है। सौभाग्य से, आयकर अधिनियम में आपके लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया एक अद्भुत सरल और शक्तिशाली प्रावधान है, धारा 4.4 ADA, कराधान योजना। धारा 4.4 ADA को कर अनुपालन के लिए परेशानी मुक्त राजमार्ग के रूप में सोचें। खातों की विस्तृत पुस्तकों को बनाए रखने, हर एक खर्च पर नज़र रखने और संभावित कर ऑडिट से गुजरने की जटिल गलियों में फंसने के बजाय, यह योजना आपको एक सरल, अनुमानित मार्ग अपनाने की अनुमति देती है। यह कैसे काम करता है? यह योजना बहुत सरल है। धारा 4.4 ADA के तहत आप अपनी कुल सकल प्राप्तियों अपने पेशे से आपकी कुल वार्षिक आय का 50% अपने लाभ के रूप में घोषित कर सकते हैं। शेष 50% को स्वचालित रूप से आपका व्यावसायिक व्यय माना जाता है। आप केवल इस 50% लाभ पर आयकर का भुगतान करते हैं, जिसे आपकी अन्य आय, यदि कोई हो, में जोड़ा जाता है और दरों के अनुसार कर लगाया जाता है।
उदाहरण के लिए, यदि कोई फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर एक वित्तीय वर्ष में 20 रुपया लाख कमाता है, तो धारा 44A के तहत उसकी कर योग्य पेशेवर आय को केवल 10 रुपया लाख 20 रुपया लाख का 50% माना जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सॉफ्टवेयर, किराए और यात्रा पर उसका वास्तविक खर्च केवल 4 रुपया लाख था। कानून उसके खर्चों को 10 रुपया लाख मानता है और उसे केवल शेष 10 रुपया लाख पर कर देना पड़ता है। यह उसके जीवन को काफ़ी सरल बनाता है। उसे हर बिल और वाउचर का सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता नहीं है। कौन पात्र है? यह योजना कुछ विशिष्ट व्यवसायों में लगे निवासी व्यक्तियों या साझेदारियों, लेकिन LLP नहीं, के लिए उपलब्ध है। इसमें शामिल है कानूनी, चिकित्सा, इंजीनियरिंग या वास्तुकला, तकनीकी परामर्श, भीतरी सजावट, अन्य अधिसूचित व्यवसाय जैसे फिल्म कलाकार, कंपनी सचिव और सूचना और पेशेवर। महत्वपूर्ण शर्त यह है कि पेशे से आपकी कुल सकल इससे अधिक नहीं होनी चाहिए 50 रुपया वर्ष में। सरकार ने इसे और उदार बनाते हुए सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया है। 75 रुपया की वर्ष के दौरान आपकी नकद आपकी कुल सकल प्राप्तियों के 5% से अधिक न हो, जिससे डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा मिलेगा। अत्यंत धारा 44A के तहत आवश्यक विस्तृत लेखा पुस्तकों को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है। इससे समय, प्रयास और संभावित अकाउंटेंट की फीस की काफ़ी बचत होती है। कोई अनिवार्य ऑडिट नहीं। यदि आपकी आय एक निश्चित सीमा से अधिक है तो आपको कर ऑडिट की आवश्यकता से छूट प्राप्त है, जो अन्यथा अनिवार्य है। 3. अधिक बचत की वे यदि आपका वास्तविक व्यावसायिक व्यय आपकी प्राप्तियों के 50% से कम है, तो यह योजना अत्यधिक लाभकारी है, क्योंकि यह आपको उच्चतर अनुमानित व्यय का दावा करने की अनुमति देती है, जिससे आपका कर योग्य लाभ कम हो जाता है। यदि आप इस योजना को चुनते हैं, तो आपको वित्तीय वर्ष की 15 मार्च तक अपनी पूरी अग्रिम कर देयता एक ही किस्त में चुकानी होगी। हालांकि आप किसी और व्यावसायिक व्यय का दावा नहीं कर सकते क्योंकि 50% पहले से ही व्यय के रूप में माना जाता है, फिर भी आपको अध्याय व्यय के तहत कटौती का दावा करने की अनुमति है, जैसे कि धारा NCC, NCD आदि, यदि आप पुरानी कर व्यवस्था चुनते हैं। एक फ्रीलांसर के लिए धारा 44A केवल एक कर प्रावधान नहीं है, यह मन की शांति के लिए एक उपकरण। तो दोस्तों, आज का यह अध्याय यहाँ समाप्त होता है। याद रखो, हर बड़ा सपना एक छोटी सी शुरुआत से ही होता है। आज तुम 0 पर हो, कल करोड़ पर भी हो सकते हो, बस रुकना मत। ऐसे ही और ओडिया बुक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते। तो मिलते हैं अगले अध्याय